वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के हवाले से। पिछले 2 दिन से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो ईरान से ताल्लुकात हैं वो इस वक्त सारी दुनिया में ही जो है फोकस ऑफ अटेंशन अब बने हुए हैं, और इसकी वजह जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान में स्ट्राइक की गई थी वो है। मगर अभी इस बात को 48 घंटे भी जो है वो गुजरे नहीं थे कि पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो कर दी है। जो सूबा है ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान, उसमें दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उस पर पाकिस्तान की तरफ से भी हमला किया गया, और कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा कि जुमेरात की सुबह ईरान का जो ये सूबा है इसमें जो स्पेसिफिक अहदाफ थे उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की गई, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने मर्ग बर सरमचार का नाम दिया है, और ईरान की तरफ से भी फ़ौरन एक्नॉलेजमेंट आई इस कार्रवाई की, और उन्होंने ये दावा किया कि हमले में जो 3 ख़वातीन, 4 बच्चे और 9 अफराद इन टोटल जो है वो मारे गए हैं, वो सब नॉन इरानियंस थे। जब ये ईरान की तरफ से हमला हुआ था तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ईरान दोनों ने अपने एकदम डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कम करने का फ़ैसला किया था। ISPR की तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट्स के जो ठिकाने हैं ईरान में उनको निशाना बनाया गया है। बट ऑब्वियसली अभी ये हम नहीं कह सकते कि ये मामला जो है ये अब यहाँ से एस्केलेट करेगा, डी एस्केलेट करेगा। ऑब्वियसली इस पर ही सबकी नज़रें लगी हुई हैं। इतना कहना ज़रूरी है कि जो दोस्त ममालिक है जैसे चीन हो या तुर्की, उन सब की तरफ से इस तरह के पैगामात आए हैं जिसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं, या दोनों को एडवाइस दोनों ममालिक को यही कर रहे हैं कि इस वक्त डी एस्केलेट किया जाए, इस मामले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए। इस सब मामले पे गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। वेलकम टू द शो सर। जी नजमुद्दीन शेख साहब, सर ऑब्वियसली बहुत हम कह सकते हैं एक अहम ये वाक़या हुआ, और अब सब देख रहे हैं ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात पे। सर किस तरह देखेंगे आप इसको, जो ऑब्वियसली पहले कार्रवाई की गई ईरान की तरफ से, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फ़ौरन हम कह सकते हैं फैसला किया गया रिएक्शन का, और वो भी हुआ है। देखिए, इसमें जब आप ईरान की सूरत हाल देखते हैं और ईरान की अंदरूनी सूरत हाल देखते हैं तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि IRGC और हुकूमत ईरान में 2 अलग चीज़ें हैं। दोनों इमाम खमेनी के कंट्रोल में हैं, लेकिन IRGC ने जो इक़दामात किए न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा अहम है, लेकिन उन्होंने सीरिया में भी किया, उन्होंने इराक़ में भी किया। इराक़ के साथ भी उनका रिश्ता उन्होंने एम्बेसडर रिकॉल कर लिए हैं, हमने भी एम्बेसडर्स रिकॉल किए। लेकिन अभी मुझे ये नज़र आ रहा है कि IRGC ने जो चीज़ें की हैं वो हुकूमत के इजाज़त के बगैर की हैं, और हुकूमत उसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रही, लेकिन कोशिश कर रही है। जो उनकी प्रेस स्टेटमेंट थी उसमें ये था कि वो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे यकीन है कि अभी ईरान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको रेस्टोर किया जाए पूरी तरह से। और पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ये फ़ैसला किया है कि अब जो हमारी रिटेलिएशन होनी थी वो हमने कर दी है। हमने ये वाज़े कर दिया है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को अफेक्ट होने नहीं देंगे, और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब इमाम खमेनी को मुझे लगता है कि और कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा अलावा इसके कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, और IRGC के जो एक्शंस हैं उनको वो अब कंट्रोल करने की कोशिश करे। अभी
जो जी स्टेट सर तो माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ। तो बेसिकली आपके ख्याल में ना पाकिस्तान को इसमें दिलचस्पी है और ना ही ईरान में ईरान में भी कोई दिलचस्पी है कि जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान ईरान के वो खराब हों। अब दोनों ने डेटरेंस इस आई मीन पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस इस्टेब्लिश कर ली है, तो अब वो भी चाहेंगे कि मामला मजीद ना बिगड़े और ना ईरान चाहता है कि मजीद मामला बिगड़े। देखिए, इसके लिए सबूत तो ये है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने आपके केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो जो प्रेस में अपने आइटम्स डिलीट किए हैं वो भी इसी का सबूत थे कि उनको लगा कि आईआरजीसी ने जो इक़दाम किए, जो कदम उठाए दूसरे ममालिक के में भी, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो सही नहीं थे और इसको सही करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट्स जो थी उनको डाइल्यूट करना शुरू किया और सही। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता कायम किया है। तो अब मुझे लगता है कि डी एस्केलेट तो होगा, लेकिन इसमें शायद 4-5 दिन और लगें। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जैसे हमने कहा था कि हमने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और उनके सफ़ीर को कहा है कि ना आए फॉर द टाइम बीइंग। तो हम भी चाहते हैं कि इस मामले को ज़्यादा बढ़ाया न जाए। मैं समझता हूँ कि अगले ठीक सर। हफ्ते भर में या हफ्ते से पहले, लेकिन हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि बातचीत, अभी भी मुझे यकीन है कि हमारे बहुत सारे राब्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बातचीत करने के। और वो डेलीगेशन तो हमारी वहाँ बैठी थी जो बॉर्डर पे मार्केट तो के नजमुद्दीन सिलसिले शेख साहब ये बताइएगा कि फिर आईजीआरसी का इसमें दिलचस्पी थी या उनकी उनकी क्या हिकमत अमली थी जब उन्होंने ये फैसला किया जैसे कि पाकिस्तान में मिसाइल दाग दें। उन्होंने भी तो कोई सर, उनकी भी तो कोई मंतक होगी ना, उन्होंने भी तो ये सोचा होगा कि यहाँ एस्केलेशन हो सकती है। उनकी भी ऑब्वियसली हम कह सकते हैं एक ऐसा मुल्क है जिसके ज़्यादातर जो नेबर्स हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ मिडल ईस्ट में भी इतनी टेंशन है, तो वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान से भी ज़रा मुश्किलात बढ़ जाए। देखिए, ये इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप एक डिस्टिंक्शन करें। आईआरजीसी और हुकूमत ईरान दो अलहदा चीज़ें हैं। आईआरजीसी ने ये हमले किए इराक में किए, कुर्दिश एरियाज़ में किए, कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट पे किए। ये सब उनकी एक ये ख्वाहिश थी कि वो स्टैब्लिश करें कि हम ईरान के दुश्मन, जहाँ पे भी हम जिनको दुश्मन समझते हैं उनको हम तबाह करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान में हमें जैश अदल और दूसरी ग्रुप्स जो नज़र आती हैं उन पे हम हमला करेंगे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उनको वाज़े हो गया है और हुकूमत मैं आपको ये डिस्टिंक्शन करना चाह रहा हूँ कि आईआरजीसी और गवर्नमेंट ऑफ ईरान दो अलहदा चीज़ें हैं और गवर्नमेंट ऑफ ईरान अब आपके साथ राब्ता करना चाह रही है और इमाम खमेनाई अब आईआरजीसी पे कंट्रोल रखेंगे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पे हमला किया है उसको डी एस्केलेट करने के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक। सर वेरी क्विकली, डू यू थिंक कि यहाँ चीन की या तुर्की की कोई मदद की हमें ज़रूरत होगी? नहीं, देखिए, इसमें फेस सेविंग के लिए शायद ज़रूरत पड़े, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि ये डी एस्केलेशन हो जाए। आखिर हमारी पॉपुलेशन में 20% शिया हैं और हम नहीं चाहते कि इस झगड़े की वजह से हमारे यहाँ सेक्टेरियन टेंशन्स बढ़ें। तो हम तैयार हैं, इसलिए मेरी नज़र में हम तैयार हैं कि इसको डी एस्केलेट किया जाए। और अब ईरान में मुझे लगता है
कि हुकूमत जो है वो अपने आप को ज़रा असर्ट करेगी, इमाम ख़amenei उनकी हिमायत करेगा कि नहीं, ये पाकिस्तान के साथ ये नहीं करना है और इसको डी एस्केलेट किया जाए। और मेरी उम्मीद है या मुझे यकीन भी है कि अगले 4-5 दिन बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शाह शेख ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। इलेक्शंस जो है उनको अब महीने से भी कम रह गया है। आहिस्ता आहिस्ता अब हम सियासी जमातों को कैंपेन करते हुए नज़र देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो काफ़ी अरसे से अब मसरूफ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी जो है वो लग रहा है कि फील्ड में एक्टिव हो गई है। आज नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक जलसे से खिताब किया। तकरीर उनकी छोटी थी, बट ये हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में वो पहली दफ़े लोगों से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने एक दफ़े फिर 2017 में अपनी जो हुकूमत थी उसके अहवाल बयान किया और किस तरह उनको हुकूमत से निकाला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करें तो उनकी कानूनी मुश्किलात अभी जारी हैं। ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना, क्योंकि अब उनका हर जो कैंडिडेट है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन। जैसे अब खुद जमात की लीडरशिप जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि हमसे तो फील्ड ही ले ली गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऑब्वियसली एक मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, मगर फिर भी उनकी जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं, चाहे वो PMLQ से हो या इस्तेकाम पार्टी से हो, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मसाइल अभी भी कह रहे हैं कि चल रहे हैं। दोनों जमातें जो हैं वो खुश नहीं हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मुनीज़े जहांगीर साहिबा तज्ज़ियाकार है, सहाफ़ी हैं, और हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी साहब ने, ये भी तज्ज़ियाकार है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक, और फिर हम अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे मुनीज़े जहांगीर साहिबा से और रज़ा रूमी साहब से। जी वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी मुनीज़े साहिबा, आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, ये तो पहले भी मुखातिब कर चुके हैं, जलसे कर चुके हैं, बट नवाज शरीफ साहब आज पहली मर्तबा आए। किस तरह आपने देखा उनकी स्पीच को? कुछ लोगों के ख्याल में वो अक्टूबर वाले जलसे वाला माहौल नहीं था। जी जाहिर है वो जलसे का माहौल इसलिए भी नहीं था क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर जो एक माहौल बनना चाहिए इलेक्शन से पहले वो नहीं बन पाया। पहले तो हम इसी के ऊपर डिबेट करते रहे कि क्या इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस अनसर्टेनिटी में काफ़ी टाइम निकल गया। फिर हमने देखा है कि एक बड़ी जमात जो है उसको साइडलाइन कर दिया गया है और एक बड़ा लीडर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो वो कंपटीशन तो बन ही नहीं पाई जिस तरीके से बन सकती थी। जाहिर है 2018 के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जो थी वो सलाखों के पीछे थी, मगर किसी हद तक उनकी पार्टी ने वो जो इलेक्शन है उसको भरपूर तरीके से लड़ा था। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ के जो लीडर हैं वो भी सलाखों के पीछे हैं, बल्कि जो पार्टी है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो माहौल बन ही नहीं पाया जो एक कलर होता है इलेक्शन का, जो जोश होता है, जो बयानबाजी होती है और जो एक कंपटीशन की स्पिरिट होती है, वो इस बार बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और जाहिर है कोई भी जलसा, सियासी जलसा जो है उसमें वो रंग ही नहीं आ रहा जो पहले हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों के अंदर जो जलसे हुए हैं या जो इलेक्शंस हुए हैं पिछली 2 दहाइयों में। बिल्कुल सही। रजा साहब, आपने सुनी मुनीज़े साहिबा की बात, तो कॉन्फिडेंस है बहुत PMLN में। मालूम है कि पंजाब में वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, इसलिए शायद भी जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी डोंट सी द फायर इन द इलेक्शन कैंपेन ऑफ PMLN, जरूरत ही नहीं है।
जी आरिफा, बिल्कुल मुनीज़े ने बड़ी अच्छा नक्शा पेश किया है। और वो उन्होंने सही कहा कि अब ये जो कैंपेन भी है ये इतनी ताखीर से स्टार्ट हो रही है। देखिए, अभी तो जनवरी के कुछ ही दिन रह गए और आगे फरवरी की छः के बाद तो कैंपेन ही बंद हो जाएगी। तो मुश्किल कोई 2 हफ्ते के लगभग ये कैंपेन जारी रहेगी। तो वो जोशो खरोश जो देखने में आता है इलेक्शन में वो नहीं है। मगर यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन गैर मामूली हालात में ये इलेक्शंस हुए हैं और हो रहे थे, देखिए पीएमएलएन का मसला जो था उनके कायद का, कि वो तो यही नहीं मालूम था कि वो इस इलेक्शन में लड़ने के अहल होंगे कि नहीं होंगे। अभी चंद ही दिन पहले अदालतों से उनको इजाजत मिली और क्लियर हुए वो। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात और पेचीदगियां थी वो भी आप हमारे सामने ही है कि वो भी अभी कुछ दिन पहले ही सारे मामलात जो हैं एक हद तक उनका कोई हतमी नतीजा निकला है। और यही वजह है कि इन हालात में इलेक्शंस जो हैं वो रवायती तौर पर जो जोशो खरोश होता है वो नहीं दिखाई दे रहा। और रही पीएमएलएन की बात, तो देखिए वो उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस पंजाब में थी और है। उसमें डेंट पड़ा जो महंगाई और दीगर अवामिल थे पिछले साल, जो तकरीबन 1.5 साल से उनको जो सामना करना पड़ा अनपॉपुलैरिटी का। लेकिन याद रहे कि नवाज शरीफ की आमद के बाद उनकी ना सिर्फ पार्टी जो है वो यकजा हुई है, बल्कि उन्होंने बहुत से इत्तेहादी पंजाब में भी और पंजाब से बाहर ढूंढे हैं। और वो यकीनन अब बीट है इस वक्त। और नून लीग जो है वो यूं ही लग रहा है कि वो अगली हुकूमत में भी बनाएगी या खुद या किसी कोलिशन का हिस्सा बनकर। जी बिल्कुल सही जी। मुनीज़े साहिबा, ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ मौजूद नहीं है तो वो तो कॉन्फिडेंट है ही सही, जैसे रजा साहब ने कहा कि वो इत्तेहादी हुकूमत या खुद बनाएंगे। बट इस दफे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पंजाब में बहुत जलसे करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, वक्त भी गुजार रहे हैं, विच इज शायद जब से वो सियासत में फुल टाइम आए हैं इससे पहले हुआ नहीं। कितना फर्क डाल सकेंगे वो जो प्रेजेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में? विल ही बी एबल टू मेक अ डिफरेंस? देखिए, जलसे जुलूसों से हमेशा फ़र्क तो पड़ता है। मुझे याद है जब मैं पिछला इलेक्शन कवर कर रही थी तो एक ख़ास इलाका है लाहौर के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था। और वहाँ पे लोगों ने कहा मुझे कि जी कई अरसे से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स आते ही नहीं हैं। वोटर्स तो मौजूद हैं मगर लीडर्स नहीं आते। तो एक शिकायत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स की, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, कि जी वोटर मौजूद है, उसकी थिंकिंग भी वही है, वो प्रोग्रेसिव वोटर है। उसके अंदर आप हम म्यूजिशियंस को देखते हैं और लोगों को देखते हैं जो प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं थोड़े से, वो ये समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, मगर वो कहते हैं कि जी ये एक वाहिद पार्टी है जिसका वोटर है मगर लीडर नजर नहीं आता। तो एक फर्क तो जरूर पड़ेगा। मगर लेट्स कम टू द कैंडिडेट्स, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वोटर को ये भी पता होता है कि जो उसका कैंडिडेट है उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके नाने की पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके बाप की पास्ट हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे कैंडिडेट रियली मैटर्स। और जो कैंडिडेट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ कैंडिडेट्स लेके आई है, अनफॉर्चुनेटली लोग उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, वो जाने माने नाम नहीं है। तो वो भी एक फैक्टर होगा जो एक डिसएडवांटेज पे रखेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अगर उन्होंने उस तरीके से आना था तो दे नीडेड टू डू अ लॉट मोर होमवर्क व्हेन इट केम टू व्हाट वी कॉल और इवन नोन पीपल, नोन फेसेस, वो भी नहीं है अगर आप फेरिस्त निकाल के देखिए उनकी कैंडिडेट्स की। सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक और मानो से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुनीज़े जहांगीर साहिबा से और रजा रूमी साहब से। रजा साहब, ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जो अपनी तनकीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे वो काफ़ी ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। पर सर यहाँ एक तरफ ये भी हम बार बार बात सुनते रहते हैं कि अगली हुकूमत जो बनेगी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। जो इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है वो ये है कि सब इकट्ठे हों क्योंकि बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। तो सर आपको लगता है कि इतनी तनकीद करने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक दफ़े फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ एक हुकूमत में इत्तेहाद कर सकते हैं?
देखिए आरिफा, वाकया यूं है कि बिलावल भी अभी आप जिक्र कर रही थी उनकी कैंपेन का। देखिए वो भी इलेक्शन लड़े हैं। अब इलेक्शन में तो उनको जाहिर बात है कि एक अपने जो हरीफ हैं उनको उन पे तनकीद भी करनी है, अपने आप को बेहतर साबित भी करना है। ये तकाजा है इस कैंपेन का। और चूंकि माजी में वो और पीएमएलएन काम कर चुके हैं पिछले 17 महीने में, जो उन्होंने हुकूमत चलाई पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि वो कोलिशन भी बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अहम कौमी अमूर के ऊपर किसी ना किसी तरीके पर वो कोई समझौता भी कर लेंगे। देखिए जरदारी साहब एक अमलियत पसंद और प्रैग्मेटिक जिसे कहा जाता है पॉलिटिशियन है, और वो हालात को देखकर अगर वो सही बार्गेन और सही निगोशिएट करें तो जहां पे उनका अपना फायदा आता है फिर वो ताउन कर लेते हैं। ये लचक होती है जमहूरी जो है सिस्टम के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो तीसरी हमारी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लीडर में वो लचक नहीं थी, और यही वजह है कि आज वो मुश्किल में हैं। और न सिर्फ कि वो कैंपेन से बाहर हैं, उनके सीनियर रहनुमा बाहर हैं, बल्कि अब उनकी पार्टी जो है वो भी एज अ पार्टी इलेक्शन सिंबल एंजॉय नहीं कर रही। और ये एक ऐसी चीज है कि इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है, आरिफा आप भी मुझसे बेहतर ही जानती हैं कि ये कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं, एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो है वो कुछ वक्त लगता है कि जब वो मजीद कंसोलिडेट होती है, और उसमें फिर हम जो एक आइडियल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी जो निजाम है हाइब्रिड, उसमें तो ये कोलिशंस बनेंगी और ऐन मुमकिन है कि बन सकती हैं। जी जी, मुनीज़ा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया रजा साहब ने। अब ऑब्वियसली वही सिंबल उनके पास नहीं है, इलेक्शन में वो जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, वो पार्लियामेंट में पहुंच भी गए अगर उनके कुछ लोग, तो वो फिर एक पार्टी बना सकेंगे कि नहीं, उनको रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी कि नहीं। आपको लगता है कि जो कानूनी चैलेंजेस हैं और जो इनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इलेक्शन के बाद भी कोर्ट्स का ही दरवाजा खटखटाना पड़े अपने इन सब इश्यूज को हल करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इनको अदालतों के ही दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और जहाँ तक ये रिजर्व सीट्स का सवाल है, तो मैंने कुछ लॉयर्स को इंटरव्यू किया जो लीगल एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, और दोनों तरफ से, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो या पीएमएलएन की तरफ से हो या इंडिपेंडेंट हो, तो ज़्यादातर की राय यही थी कि पीटीआई जो है वो रिजर्व्ड नशिस्तें जो है वो नहीं ले सकेगी, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि इस हवाले से जो एक उनको बफर मिलना था वो भी उनके पास नहीं होगा। तो यकीनन इसके ऊपर दो राय है, और इसके अंदर क्लैरिटी लाने के लिए ये अभी से हमें अंदाज़ा हो गया है कि जो पीटीआई है वो अदालतों का रुख करेगी, और हमारी मालूमात के मुताबिक अभी से ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये अदालतों का रुख करेंगे। दूसरी बात एक अहम है, वो ये है कि ये माना जा रहा है कि इस इलेक्शन के नतीजे में, एंड देयर इज नेवर बीन दैट मच क्लैरिटी बिफोर, कि इस इलेक्शन के नतीजे में किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। और फिर ये भी एक डिस्कशन चल रही है, क्योंकि कल खुर्शीद शाह साहब का मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि अगर तो सिंपल मेजॉरिटी किसी गवर्नमेंट को नहीं, पार्टी को नहीं मिलेगी, जो नहीं मिलेगी, तो फिर एक जो अच्छा कंसेंसस कैंडिडेट हो सकता है, और अगर पीएमएलएन ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी आए, जो लग रहा है कैसे होगा, तो वो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, क्योंकि वो, उन्होंने कहा कि वो तेजी से बाकी कोalition के साथ भी जो है काम करते हैं। तो इट सीम्स टू मी कि जो एक जोड़ तोड़ इलेक्शन के बाद होती है, वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पहले हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शंस में, इसी तरीके से कैंपेन की जाती है। अगर आपने किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, जाहिर है वो इमरान खान के खिलाफ तो इलेक्शन उस तरीके से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो सलाखों के पीछे हैं। तो उनका जो हरीफ मेन बनता है वो तो पीएमएलएन ही बनता है, जिसका वो बार बार इजहार कर चुके हैं कि जी इस इलेक्शन के अंदर ये तीर है या शेर है, और शेर घर से निकल ही नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये वजह है कि उन्होंने, और उनकी अपनी ये असेसमेंट है कि वो पिछली दफा उन्होंने पंजाब में इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुफाहमत की सियासत की तरफ रुख किया, जो जरदारी साहब की सियासत थी। अब उनका ये ख्याल है कि हमें ये, और उनको ये फीडबैक मिला है कि आप ये रवैया ना रखें, आप एक जारहाना रवैया रखें,
जिसके नतीजे में एक इलेक्शन का फीवर बन सके और पंजाब के अंदर जो आपका मेन हरीफ है उसको आप जो है उसके सामने आके आप खड़े हो सके, मुकाबला कर सके उसका। सही। रजा साहब, ये जो मुनीज़े साहबा बात कर रही थी, खुर्शीद शाह साहब ने जो कहा, सर हम तो पहले ये सुन रहे थे कि शायद इसहाक डार साहब वजीर खजाना ना बन पाए, अब खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी बेहतर रहेंगे। तो हम ये समझें कि नवाज शरीफ साहब के नारे पर या नवाज शरीफ साहब की बेसिस पे PMLN इलेक्शन तो जीत जाएगी, बट वो वजीर आजम शायद ना बन सके। देखिए आरिफा, वाकया ये है कि पहले तो यही लग रहा था कि एक कोलिशन जो है वो पावर में आएगी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बहैसियत एक पार्टी मैदान में होती तो पंजाब के शहरों में और पंजाब की कई इलाकों में PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी। ये लोग जो भी हमारे साथी गए हैं फील्ड में उन्होंने ये बात बताई है। अगरचे कि वो वाली मकबूलियत नहीं है जिसका वो दावा करते हैं कि 90% अवाम या 80% वोटर उनके साथ हैं, लेकिन बहरहाल उनकी पोजीशन मजबूत थी। लेकिन ये जो बल्ले का निशान उनको नहीं मिला उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मसाइल की वजह से और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फैसले के बाद, उससे उनकी जो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको बहुत बड़ा डेंट लगा है। और अब यूं लगता है कि बहुत से हलके ऐसे हैं कि जहां पर PMLN को एक तरह से वॉक ओवर मिलेगा, क्योंकि उनके मुकाबले में जो PTI का कैंडिडेट होगा उसका निशान फर्क होगा। और और एक हलके में ये भी सुनने में आ रहा है कि एक से ज्यादा उम्मीदवार, क्योंकि अगर आपको याद हो सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से अफिलिएटेड उम्मीदवारों ने जमा करवाए थे, 2600 के पता नहीं 2700 के लगभग। तो इस सूरत हाल में यूं लग रहा है कि पंजाब में तो PMLN जो है वो न सिर्फ अक्सरियती पार्टी बन के उभरेगी, बल्कि वो खुद शायद गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में भी आ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो नवाज शरीफ ही क्लियरली वजीर आजम हो गए। लेकिन अगर किसी वजह से आजाद उम्मीदवार ज्यादा आ गए, PTI के उम्मीदवार वाकई जीत गए, IPP वगैरह वगैरह, तो उस सूरत में गालिबन एक कोलिशन को शहबाज शरीफ बेहतर चला सकते हैं। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि वो सारी पार्टीज को खुश रख रहे थे। उनको जो होती है कोलिशन पार्टनर्स की पाकिस्तान में डिमांड्स, वजारतें दे दो, ये दे दो, कोटास दे दो, तो वो उसको काफी बेहतर तरीके से हैंडल करते थे। और ये ना भूलिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से शहबाज शरीफ साहब को पसंद करती है और वो शायद आज भी ऐसा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।